विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल क्रैक फैक्ट जेड में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे की शुरुआत की थी। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जिक्र कर चुके हैं और 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। उन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से भी हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पुराना नहीं देखोगे तब तक आपको आगे थोड़ा समझने में कंफ्यूजन सी होगी, बट हम नहीं चाहते कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसीलिए आप आगे भी पढ़ते रहो। डिस्क्रिप्शन में जाके पुराने लिंक देखकर पुरानी वीडियो भी जरूर पढ़ो। इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आज क्या है। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड करी उसके अंदर हमने संविधान सभा का गठन बताया कि कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे हुआ कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसी थी, कि संविधान सभा कार्य कैसे करने शुरू करी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने, कौन सी पार्टी ने? मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जिसने संविधान सभा में जाने से ही मना कर दिया कि हम संविधान सभा में हम जाएंगे ही नहीं। उसने बहिष्कार कर दिया। अब जब बहिष्कार कर दिया तो क्या हुआ? बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। मतलब एक तो संविधान सभा के अंदर बैठने के लिए तैयार भी नहीं है और साथ ही साथ हमारे देश को तोड़ने की भी बात कर रहे हैं और अलग पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसीलिए बैठक में केवल पहली बैठक में टोटल कितने लोग आए? 211 अर्थात 211 ही सदस्य पहली बैठक में मौजूद थे, क्योंकि मुस्लिम लीग और काफी सारे देशी रजवाड़ों के सदस्य तो मौजूद थे ही नहीं। 211 अर्थात 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब हमारी पहली सभा हुई तो पहली सभा के अंदर ये दिक्कत आई सभी को कि भाई सभा का नेतृत्व कौन करेगा। तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई कौन नेतृत्व करेगा, क्योंकि चुनाव तो हो नहीं रहा था कि भाई कौन चुनाव करके जल्दी से किसी को बैठा दो। तो सभी ने एक बात ये तय करी कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, जिस प्रकार हर घर का मुखिया ही सारे निर्णय लेता है, उसी प्रकार ये भी माना गया कि आज हम राष्ट्र के लिए एक बहुत ही भव्य कार्य करने जा रहे हैं। तो इस सभा में जो मौजूद सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो सबसे बड़ा सदस्य है, उसी को क्या करना चाहिए? इस सभा की अध्यक्षता आज के दिन करनी चाहिए। तो ऐसा रीति रिवाज हमारे में तो है ही, पर हमने कहां से प्रेरणा ली कि हम ऐसा करें? तो हमने फ्रांस से प्रेरणा ली। जब फ्रांस ने भी अपना संविधान बनाया था तो उन्होंने भी अपनी संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर अपनी सभा का सबसे बड़ा जो चेहरा था उसको सामने रखा। तो भारत ने भी अपनी सभा का सबसे बड़ा चेहरा सच्चिदानंद सिन्हा को क्या करा? अस्थायी पद पर नियुक्त कर दिया। तो सच्चिदानंद सिन्हा को किस पद पर नियुक्त किया गया? अस्थायी पद पर नियुक्त कर दिया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मतलब पहले तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और फिर उसके बाद जब अगला दिन आया, अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। अगली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उस दिन हमने एक स्थायी अध्यक्ष चुनकर किया और वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उसी समय डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा B.T. कृष्णमाचारी, 2 सदस्य हैं, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णमाचारी। ये दोनों जो सदस्य थे इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। एक बात मैं आपको ध्यान दिलाने की कोशिश बताता हूं कि एक तरफ हमारी संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी और एक तरफ हमारी संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। अर्थात इसका अर्थ यह था कि एक तरफ संविधान सभा अपना संविधान बनाकर आगे का काम कर रही है और एक तरफ संविधान सभा ही देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कार्य कर रही है। क्योंकि जब 47 में हमारा देश आजाद हो गया, ब्रिटिश तो चले गए, तो ब्रिटिश चले गए तो हमारा भारत का व्यवस्था चलाएगा कौन? तो वही संविधान सभा जो एक तरफ संविधान बना रही थी, वही संविधान सभा
एक तरफ देश का संसद का कार्य करती थी। जब संविधान सभा चला करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के तौर पर बैठा करते थे, और जब संसद चला करती थी तो वीटी कृष्णामाचारी क्या करते थे, वो अपनी अध्यक्षता करते थे और देश में व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते थे। इस तरीके से संविधान सभा की कार्यप्रणाली में आपने 2-3 बातें पढ़ी कि भाई 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए, पहली बैठक में 211 सदस्य आए, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि फ्रांस की तरह ही हमने प्रेरणा ली। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी चुने गए, डॉक्टर एस सी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष चुने गए। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक डॉक्टर एस सी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। एक तरफ संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी और दूसरी तरफ संविधान सभा संसद का कार्य कर रहे थे। इस तरीके से संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली हमने समझी, इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने संविधान सभा की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। अब हम उसके बाद जो अगला टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव, उसका अध्ययन करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना को ढांचे और दर्शन की झलक दी। मतलब हमारा जो संवैधानिक ढांचा है उसकी हमें झलक और हमारे संवैधानिक तत्व का जो दर्शन है वो हमें उद्देश्य प्रस्ताव से पता लगा। मतलब हमारा संविधान कैसा दिखेगा, हमारा संविधान कैसा होगा, हम उसको एक बार में कैसे देख सकते हैं, उसको एक बार में कैसे समझ सकते हैं। तो उसी के लिए नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को गढ़ा और उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर ही हमारे संविधान का ढांचा भी प्रस्तुत कर दिया और हमारे संविधान का दर्शन भी प्रस्तुत कर दिया कि हमारा संविधान कैसा दिखेगा और उसका व्यवहार कैसा हो। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सर्वसम्मति मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था पूरी संविधान सभा के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हो। सर्वसम्मति मतलब सभी की सहमति से 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया है। जैसा आज आप देख रहे हो ना, वो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रभाव के कारण ही है। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी है, 1-2 पार्ट इसके पुराने देखे हैं चैप्टर के, तो आपको मैंने पूरे डिटेल से 2 पार्ट के अंदर प्रस्तावना को समझाया है। और प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव में जितने शब्द लगभग है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है उद्देश्य प्रस्ताव में जो वर्णित जितनी भी चीजें हैं वो प्रस्तावना के अंदर भी उनकी झलक दिखाई देती है। इस तरीके से हमने उद्देश्य प्रस्ताव को समझा। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जो हम अगला टॉपिक है उसकी तरफ ध्यान देने का प्रयास करते हैं और देखेंगे कि अगला जो टॉपिक है वो क्या है। तो अभी तक हमने संविधान सभा की कार्यप्रणाली और उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र किया। अब हम एक बात का जिक्र करेंगे कि जब हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई, मतलब स्वतंत्रता कंफर्म हो गई कि हमें स्वतंत्रता मिलनी ही मिलनी है, तो जब स्वतंत्रता कंफर्म हो गई तो उसके बाद हमारी संविधान सभा के अंदर कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले। तो टॉपिक भी वही है, सभी देखो, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या परिवर्तन है, क्या है? संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल होने लगे। ध्यान रखना, यहां पे एक शब्द आया देशी रियासतें। ये जो देशी रियासतें हैं ये वे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के टाइम पे हमारे देश में राजाओं के द्वारा शासित थे, मतलब जहां पर राजाओं का शासन चलता था। तो कुछ जो देशी रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा से अलग होने की बात कही थी। देखो, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों धीरे धीरे शामिल होने लगे, मतलब कुछ शामिल होने लगे, कुछ अलग होने की बात कर रहे थे।
और 28 अप्रैल 1947 को, कितने तारीख को, 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। मतलब हमारे ब्रिटिश भारत के अंदर और पूरे भारत के अंदर 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 में से कितने प्रांतीय राज्य के जो लोग थे वो सदस्य बन गए थे, 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। आगे 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना, हमारे भारत के जो आखिरी वॉयसरॉय थे, ब्रिटिश के जो प्रतिनिधि थे हमारे देश के अंदर, वो थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने ही हमारे देश की आजादी और बंटवारे को सुनिश्चित किया, इसीलिए इसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। मतलब शुरुआत में जिन देशी रियासतों ने यह कहा था कि हम तो भारत के संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, बट जब माउंटबेटन योजना आ गई और कंफर्म हो गया कि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा और कुछ क्षेत्र भारत में आएंगे, तो जो देशी रियासतों के क्षेत्र भारत में थे उन देशी रियासतों के सदस्य जल्दी जल्दी संविधान सभा के सदस्य बनते जा रहे थे, भारतीय हिस्से के सदस्य बनते चले गए। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लोग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। ऐसा नहीं था कि आप ये समझ रहे हो कि हमारी संविधान सभा के अंदर तो सिर्फ हिंदू थे, पाकिस्तान बट गया तो सारे मुस्लिमों को हमने भगा दिया, ऐसा मत सोचना। हमारी जो संविधान सभा थी उसके अंदर हिंदू, सिख, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, समस्त धर्म, समस्त समाज, सभी इकाइयों के प्रतिनिधि बहुत ही अच्छी तरीके से शामिल किए गए। अब यहाँ पे 3 बिंदु मैंने बनाए हैं, 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उसका जिक्र करते हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय का अर्थ क्या है कि जो हमारी संविधान सभा थी वो खुद पर निर्भर थी। संप्रभु मतलब खुद के प्रभु। मैंने आपको प्रस्तावना में बहुत अच्छे समझाया था। अगर आपको प्रस्तावना देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, वहां से प्रस्तावना को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, वहां से देख सकते हैं। वहां पे एक एक शब्द समझाया। सभा को पूरी तरह संप्रभु मतलब स्वयं पर शासन करने वाला निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। मतलब हमारी जो संविधान सभा थी अपनी इच्छा से किसी भी कानून को, किसी भी नियम को डाल सकती थी और किसी भी नियम को निकाल भी सकती थी। किसी के दबाव में आके हमारी संविधान सभा ना तो किसी नियम को लिखेगी और ना ही किसी नियम को हटाएगी। क्लियर? बना सकते थे। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या अथवा बदलने का अधिकार दिया। क्योंकि हमारे देश के अंदर पहले तो ब्रिटिशों का कानून चलता था, पर जो संविधान सभा बनी उसके पास यह अधिकार था कि ब्रिटिश के टाइम पर बनाए गए जो नियम थे, हमारी संविधान सभा चाहे तो उसको कंटिन्यू भी रख सकती थी, चाहे तो उसमें बदलाव, चाहे तो उसको खत्म भी कर सकती थी। मतलब हमारी संविधान सभा खुद पर निर्भर थी कि उसे अपने भावी भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, भारत की जनता के लिए क्या करना। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। अब एक प्रश्न आप खड़ा कर सकते हो कि जब हमारा देश आजाद हो गया होगा तो हमारा तो संविधान बन रहा था, अगर संविधान बन रहा था तो हमारा देश चला कौन रहा था? तो ये तो एक रोचक बात हो गई आप सभी के लिए। रोचक बात कैसे हुई कि एक तरफ हमारी ही संविधान सभा संविधान बना रही थी और हमारी ही संविधान सभा एक तरफ सरकार का कार्य भी कर रही थी, जिसको विधायिका कहा जाता है। देखो, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। कैसे? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको 2 अलग अलग काम सौंपे गए। मतलब संविधान सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इसमें पहला था, एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनना। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना सभी छात्र, जो भी देख रहा है, जो भी स्टूडेंट है, थोड़ा ध्यान रखना कि भाई सिर्फ हमारी संविधान सभा संविधान तो बना रही है, पर साथ ही साथ संविधान सभा के लोग देश को चलाने के लिए विधायिका की भूमिका भी निभा रहे थे।
दूसरा, देश के लिए आम कानून बनाना, कि मतलब देश के लिए आम कानून भी बनाना है, देश भी चलाना है, शासन भी चलाना है, एक तरफ संविधान भी बनाना है। तो एक ही संविधान सभा दो कार्य कर रही थी। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना है। ऐसा नहीं कि जिस दिन संविधान सभा बैठ गई उसी दिन सरकार की विधायिका मतलब विधायिका भी बैठ गई, ऐसा नहीं था। संविधान सभा अलग दिन बैठेगी, जिस दिन संविधान सभा नहीं बैठेगी उस दिन विधायिका बैठेगी, सरकार के सदस्य बैठेंगे और वे लोग देश के प्रशासन को चलाने में भूमिका निभाएंगे। अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारत की पहली संसद कब बनी स्वतंत्र भारत की, तो संविधान सभा ही हमारे देश की पहली संसद की बनी। जब भी बैठक संविधान सभा के रूप में होती, मतलब जब भी बैठक संविधान सभा के रूप में हो रही है, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। जैसे कि आपको पता ही है ना कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपको पता ही है कि वही अध्यक्षता करेंगे। पर जब बैठक विधायिका की होती थी, जब बैठक सरकार की होती थी, जब बैठक कानून और प्रशासन को पालन करवाने की होती थी, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस समय बैठक कौन करता था? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि उस समय लोकसभा, जिसको हम आज कहते हैं, उस समय उस शासन और प्रशासन व कानून की व्यवस्था को चलाने के लिए जो अध्यक्षता करते थे वो थे जीवी मावलंकर। इनके बारे में एक और तथ्य है कि यही हमारे पहले लोकसभा स्पीकर थे। ध्यान रखना, ये हमारे पहले लोकसभा स्पीकर थे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मुस्लिम लीग, बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे, मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान की मांग कर ली थी, तो माउंटबेटन योजना के तहत ही पाकिस्तान को बना दिया गया था, तो वे तो अलग हो गए। मुस्लिम लीग के सदस्य क्या हो गए? अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत की गई सदस्यों की कुल संख्या, आपने कैबिनेट मिशन में पढ़ा था, अगर कैबिनेट मिशन भी आपको देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको संविधान सभा का जो निर्माण था पूरा अच्छे तरीके से बताया, वहां पे भी आप देख सकते हो। तो योजना के तहत की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गई, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया, काफी सारी सीटें पाकिस्तान में चली गई। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से गिरकर 229 हो गई, काफी सारे प्रांत पाकिस्तान में चले गए। और देशी रियासतों की संख्या भी 93 से घटकर 70 हो गई, तब भी बहुत सारे देशी रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी, जो पाकिस्तान के हिस्से की तरफ आती थी। इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से संविधान सभा का निर्माण समझा, उद्देश्य प्रस्ताव समझा, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की परिस्थितियां कैसी थी, कैसी स्थितियां थी, कैसे कैसे उसमें बदलाव आ रहे थे, हमने बखूबी समझा। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की 4th वीडियो थी और ये चैप्टर की 4th वीडियो के बाद बस एक पार्ट आएगा, उसके अंदर हम चैप्टर को पूरा क्लियर कर देंगे और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। इस बात की दिक्कत मत लो, परेशानी मत लो कि सर आप पढ़ाते जा रहे हो नोट्स का क्या है, तो इस बात की बच्चों कोई भी दिक्कत मत लो। आपको नोट्स का पीडीएफ या फिर आपको पेपर नोट्स आपको हमारे सोर्स पे मिल जाएंगे। हम आपको सोर्स भी बताएंगे, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी आप क्या कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, इनके पीडीएफ अवेल कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। तो किसी को भी बच्चों दिक्कत लेने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। इस तरीके से हमने आज की वीडियो को पूरा किया। अब हम आप सभी से अगली वीडियो में मिलेंगे और सभी को आज के लिए नमस्कार।